प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई 12 सत्ते 84 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। 0.16 और 0.6 का योग होगा तो जोड़ते हैं हम। 0.16 ये जोड़ दिया, 0.16 और 0.6। ये देखिए, ये 6 के नीचे कुछ नहीं है तो हम शून्य लिख भी सकते हैं, या 6 का 6 लिख दिया। 6 और 1 मिलकर हो गया 7 और 0 का 0, तो 0.76। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव अवश्य आए, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न क्रमांक 3 है, यदि त्रिभुज की भुजाएं ए, बी और सी हो तो हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल √s × s - a, s - b और s - c होता है, तथा जहां s क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। परिमाप का आधा, परिमाप मतलब a धन b धन c और उसका आधा अर्थात बटे 2। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम लेते हैं तीसरे नंबर का विकल्प, चौथे नंबर का विकल्प। √2 निम्नलिखित घात का एक बहुपद है। चर की कोई घात नहीं है। चर की घात यहां पर कितनी मानी जाएगी? चर की घात यहां 0 मानी जाएगी, इसलिए हम बोलेंगे कि करणी 2 शून्य घात का बहुपद है। पांचवें नंबर का विकल्प है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। घन में 6 फलक होते हैं, सभी के क्षेत्रफल a वर्ग होते हैं, तो 6 फलकों का क्षेत्रफल मिलाकर कहलाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a वर्ग। 6a वर्ग ऑप्शन नंबर सी सही है। अब लेते हैं हम छठवें नंबर का विकल्प। छठवां विकल्प है हमारा, किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं के परिणाम को कहते हैं। तो किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं के परिणाम को हम प्रायिकता कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम लेते हैं 7वें नंबर का प्रश्न। 5.439 गुणा 100 का मान होगा। जब हम किसी संख्या में 100 का गुणा करेंगे तो 100 में चूंकि 2 शून्य हैं, इसलिए 0.2 अंक दाईं ओर खिसकेगा, तो 5.439 बदल जाएगा 543.9 में। अगला प्रश्न लेते हैं, 8वें नंबर का प्रश्न है, 2/5 धन 1/5 का मान होगा। 2/5 धन 1/5 का मान होगा। सीधे यहां पर हम दोनों को जोड़ देंगे तो 2/5 धन 1/5, दोनों के हर समान है तो 5 का हो जाएगा 5 और अंश में हो जाएगा 2 धन 1 3, तो उत्तर प्राप्त होगा 3/5। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम लेते हैं 9वें नंबर का प्रश्न। 9वें नंबर में है, मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। ऑप्शन नंबर डी सही है। शंकु के आयतन का सूत्र है। शंकु के आयतन का सूत्र हमारा यहां पर है 1/3 पाई r वर्ग h। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 11। ऋण 4 4 किस चतुर्थांश में स्थित है? ऋण 4 4 यानी x का मान है ऋण 4 और y का मान है 4, अर्थात चतुर्थांश द्वितीय है। यह द्वितीय चतुर्थांश में है। 12वें नंबर का प्रश्न लेते हैं, किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, उसका परिमाप होगा। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, अर्थात 2 लंबाई होती हैं आयत में और 2 चौड़ाई होती हैं। दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई हो जाएगा। तो सीधे सीधे क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई को हम जोड़ लेंगे, 10 और 5 15, और उसका हम कर देंगे दुगना, तो 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अब हमारा है प्रश्न क्रमांक 13। 13 में दिया है कि आंकड़े 25 18 20 22 6 6 17 15 12 30 32 10 19 8 11 और 20 आंकड़ों का परिसर है। उच्चतम मान क्या है? 32 है, तो ये हमने लिखा 32 और उसमें से न्यूनतम मान हमारा 6 है। न्यूनतम मान को हम घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 26। तो आंकड़ों का परिसर क्या होता है?
उच्चतम मान ऋण न्यूनतम मान, उच्चतम और न्यूनतम मानों का अंतर आंकड़ों का परिसर कहलाता है। क्या है अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल? 2 पाई आर वर्ग। ऑप्शन नंबर डी सही है, 2 पाई आर वर्ग अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब अगला प्रश्न है 15वें नंबर का, रैखिक बहुपद की घात होती है। रैखिक का अर्थ ही होता है एक घात वाले, तो रैखिक बहुपद की घात कितनी होगी? 1 होगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। 16वें नंबर में है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या या प्रेक्षणों की कुल संख्या क्या होता है? माध्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या माध्य कहलाता है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किस त्रिभुज के लिए किया जाता है? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम करते हैं समकोण त्रिभुज के लिए। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यह है पाइथागोरस प्रमेय। तो यह कहां इस्तेमाल होता है? समकोण त्रिभुज में। फिर 18वें नंबर का विकल्प है, y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है। y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है। भुज क्या होती है? तो देखिए, जब कोई y अक्ष पर बिंदु होता है तो उसका x निर्देशांक 0 होता है, x निर्देशांक 0 होता है और y निर्देशांक जिस बिंदु पर हम हैं वह होगा। तो y अक्ष पर x का मान 0 होता है, यानी भुज का मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 20 है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 4 पाई आर वर्ग। 4 पाई आर वर्ग गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। फिर 21वें नंबर का प्रश्न है, 9 x की घात 7 ऋण 4 y x की घात 6 धन x धन 9 की घात है। तो किसी बहुपद की सबसे बड़ी घात ही उस बहुपद की घात होती है। यहां पर 9x की घात 7 सबसे बड़ी घात का पद है, अतः बहुपद की घात 7 है। ऑप्शन नंबर बी। अब 22वें नंबर का प्रश्न है, वर्ग 90 से 120 का वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह हम दोनों के बीच के मध्य बिंदु को कहते हैं। 90 और 120 दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो 210 प्राप्त होगा और 210 के बटे 2 करेंगे तो 105 प्राप्त होगा। लेते हैं प्रश्न क्रमांक 23। एक गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन होगा। तो देखिए, आयतन क्या होता है गोले का? 4/3 पाई। अब r के स्थान पर हम लिखेंगे 2r और पूरी की घात हो जाएगी 3। 4/3 पाई, 2 की घात 3 मतलब हो गया 8 और r की घात 3 तो r की घात 3 है। तो ये 8 का गुणा जब 4 से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 32/3 पाई r की घात 3। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब 24वें नंबर का प्रश्न है, बिंदु 3, 5 के भुज का मान है। जब 3, 5 बिंदु को हम ले रहे हैं तो उसके भुज का मान कितना है? 3 है। 3, 5 में भुज का मान 3 है और कोटि का मान 5 है, तो भुज का मान यहाँ पर कितना है? 3 है। ये 25वें नंबर का विकल्प हम लेते हैं, px बराबर x धन x वर्ग धन 2 कितने पदीय होगा? अब देखिए, एक पद x है, एक पद x वर्ग है और एक पद 2 है, कुल मिलाकर यह त्रिपदी बहुपद है। अब हम 26वें नंबर का प्रश्न लेते हैं। 26वें नंबर का प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए छायांकित भाग को निम्न भिन्न से दर्शाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, कुल बराबर भाग कितने हैं? 4 हैं और छायांकित भाग 1 है, इसलिए 1/4 इसे हम दर्शाएंगे 1/4 से। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम लेते हैं 27वें नंबर का प्रश्न। 27वें नंबर का प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजा क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है, उसकी परिमाप होगी। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें दी गई हैं तो त्रिभुज का परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है। तो 3 धन 8 धन 12 को हम जोड़ देंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा 23 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें त्रिभुज का परिमाप कितना प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर बी, 23 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 28। 28 में हमें दिया गया है 1.89 माइनस
58 के बाद पॉइंट नहीं है, दशमलव नहीं है, तो हम दशमलव लगाकर यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर भी हम दशमलव के बाद 2 अंक लगा देंगे, तब हमें दोनों का स्पष्ट अंतर समझ में आएगा। 1.89 जो है वो धनात्मक है और -58 ऋणात्मक है, तो बड़ी में से छोटे आंकिक मान को घटा देंगे। तो देखिए ये 58.00 में से हम 1.89 को घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए 10 में से 9 गया तो 1 आया, 9 में से 8 गए तो भी 1 आया, और 7 में से 1 गया तो 6 आया, और ये हुआ 5। 56.11 और बड़ी संख्या के सामने ऋण था, इसलिए ऋण 56.11 ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद हम लेते हैं 29वें नंबर का प्रश्न। 29वां प्रश्न है हमारा 12 का 1/6 है। 12 का 1/6 जब हम ज्ञात करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6 दूनी 12, 2 प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही है। 30वां प्रश्न है त्रिभुज ABC में, ये ले लेते हैं हम एक त्रिभुज ABC, ये ले लिया, और इसमें AB बराबर AC है, AB और AC दोनों आपस में बराबर हैं। कोण B बराबर 50 अंश है, तो कोण C बराबर B, यदि भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो कोण C भी 50 अंश ही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर 31वें नंबर का प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा यहाँ पर दी गई है, 10 सेंटीमीटर है, तो हमें यहाँ पर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है करणी 3/4 भुजा का वर्ग। तो हम यहाँ पर मान रख देंगे, भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो करणी 3/4 गुणा भुजा का वर्ग यानी 10 का वर्ग, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100, ये हो जाएगा 4 से 100 कितने बार कटेगा, 25 बार। 25 करनी 3 वर्ग सेंटीमीटर हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। अब हम लेते हैं 32वें नंबर का प्रश्न। 32वें नंबर, वर्ग अंतराल 90 से 100 में निम्न वर्ग सीमा है। 90 से 100 की यदि हम बात करें तो जो पहले लिखा होता है, जो छोटा होता है वह निम्न वर्ग सीमा और 100 है उच्च वर्ग सीमा। तो 90 से 100 में निम्न सीमा है 90, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है हमारा, एक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा की लंबाई होगी। 64 घन सेंटीमीटर है घन का आयतन, तो उसके भुजा की लंबाई देखिए, घन का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है, भुजा की घात 3 बराबर हमें ज्ञात है 64, तो भुजा की घात 3 बराबर 64 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 3, और दोनों का जब हम घनमूल लेंगे तो a बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर हम लेते हैं 34वें नंबर का विकल्प, एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता होगी। एक सिक्के को हम एक बार उछाल लेते हैं तो कुल परिणाम क्या होंगे, कुल परिणाम होंगे चित और पट, यानी कुल परिणामों की संख्या है 2 और पट उसमें से एक अनुकूल परिणाम है, इसलिए अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 2, तो प्रायिकता होगी 1/2। अब हम लेते हैं 35वें नंबर का विकल्प, वर्ग के परिमाप का सूत्र है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, अतः चारों भुजाओं का योग 4a अर्थात 4 गुणा भुजा होगा। 36वें नंबर का विकल्प लेते हैं, एक त्रिभुज के 2 कोण 30 अंश और 60 अंश हैं, तो इसका तीसरा कोण क्या होगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, 2 कोण हमें ज्ञात हैं और कोण C हमें ज्ञात नहीं है, तीनों का योग 180 अंश होता है, तो 30 और 60 मिलकर हो जाएंगे 90, और 90 का जब हम 180 की ओर पक्षांतर करेंगे तो कोण C हमें 90 अंश प्राप्त होगा, अर्थात त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर हमें प्राप्त होता है 37वां प्रश्न, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है, एक घात का बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। फिर प्रश्न 38 है, घन के आयतन का सूत्र है, घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3
या a की घात 3। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30 में संख्या 20 निम्नलिखित वर्ग में सम्मिलित है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम, जैसे हमने लिखा 10 से 20, तो यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो 10 से लेकर 19 तक की संख्याएं इस वर्ग अंतराल में है। और जब हमने लिखा 20 से 30 तो निम्न सीमा शामिल होती है, 20 से लेकर 29 तक की संख्याएं 20 से 30 में शामिल हैं, अर्थात 20 से 30 वर्ग अंतराल में संख्या 20 सम्मिलित है। अब हम लेते हैं 40वें नंबर का विकल्प। 40वां विकल्प है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो उनका योग कितना प्राप्त होगा? 180 अंश प्राप्त होगा। 41वें नंबर का प्रश्न है एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि है। एक्स अक्ष पर यदि स्थित है कोई बिंदु, ये देखिए, तो एक्स अक्ष पर कोटि सदैव शून्य होगी, y का मान सदैव शून्य होगा। तो एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं के मान, y के बिंदुओं के मान या कोटियों के मान शून्य होंगे। अब 42 नंबर का प्रश्न है एक वर्ग की 5 भुजा 5 इकाई है तो इसका परिमाप होगा। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। जब भुजा का मान 5 है तो 5 के 20 इकाई, 5 इकाई यदि भुजा है तो उत्तर प्राप्त हो जाएगा 20 इकाई। यहां पर ऑप्शन नंबर ए को हम ले लेते हैं, 20 इकाई समझें उसे। तो अब 43 नंबर का प्रश्न है 2/5 गुणा 15/7 का मान है। 2/5 किया और उसमें 15/7 का हमने गुणा किया, तो नीचे वाले 5 से ऊपर वाला 15 3 बार कटा, 5 तिया 15, और ऊपर का गुणा ऊपर कर दिया तो 3 दूनी 6/7। ऑप्शन नंबर ए सही है, 6/7। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 44। एक बारंबारता बंटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु 10 है तथा उसकी चौड़ाई 6 है। इस वर्ग की निम्न सीमा है। तो ये मान, ये देखिए 10 से उस वर्ग की चौड़ाई 6 है तो 10 से हम 3 पीछे आएंगे तो निम्न सीमा मिलेगी, 10 से हम 3 आगे आएंगे तो उच्च सीमा मिलेगी। अब हम लेते हैं 45 नंबर का प्रश्न। 45वें नंबर का प्रश्न है एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन होगा। 6a वर्ग का मान कितना दिया हुआ है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान 96 दिया हुआ है, तो a वर्ग बराबर हो जाएगा 96/6। तो देखिए 6 से हम काटेंगे तो 6 एकम 6 और 6 छिंग 36। तो भुजा के वर्ग का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? 16। तो भुजा का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? 4। तो भुजा का मान हमें प्राप्त हो गया 4 सेंटीमीटर। तो आयतन कितना हो जाएगा? आयतन हम ले लेंगे भुजा की घात 3, यानी 4 की घात 3, तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है, 64 घन सेंटीमीटर। अब हम लेते हैं 46 नंबर का प्रश्न। 7/11 ऋण 2/11 का मान है। दोनों के हर में क्या आ गया? 11। तो 7 में से 2 घट जाएगा, सीधे आ जाएगा 5/11। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 5/11। अब 47 नंबर का प्रश्न लेते हैं। बिंदु 0-7 स्थित है। 0-7 कहां पर स्थित है? देखिए हम इसको चतुर्थांश में नहीं, दोनों में से यदि एक भी मान यदि दिया हुआ हो तो हम, एक भी मान यदि शून्य हो तो वह बिंदु अक्षों पर स्थित होता है। चूंकि यहाँ पर x निर्देशांक 0 है, यानी यह y अक्ष पर स्थित होगा, y अक्ष पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ये देखिए y की ऋणात्मक दिशा में ये बिंदु 0-7 स्थित है, तो y अक्ष पर स्थित है। तो अब हम लेंगे 48वें नंबर का विकल्प। बहुपद 1-3y, 1-3y है। कैसा बहुपद है? इसमें y यानी चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, अतः यह एक रेखीय बहुपद है। 49 नंबर का विकल्प है
वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। दोनों निर्देशांक का मिलने वाला बिंदु, ये वाला जो बिंदु है यह मूल बिंदु होता है। इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। अब हम लेते हैं 50वें नंबर का। y अक्ष पर, y अक्ष से बिंदु P43 की लांबिक दूरी कितनी होगी? ये देखिए, ये है हमारा बिंदु 3 4। ये देखिए 1 2 3 और 1 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच का बिंदु ये है 3 4। अब हमें क्या करना है? इस बिंदु की y अक्ष से लांबिक दूरी, यानी इस बिंदु से यदि हम y अक्ष पर ये लंब यदि डालते हैं तो वास्तव में ये दूरी कितनी होगी? x अक्ष पर चली गई दूरी के बराबर ही तो होगी ना। ये 3 है दूरी, तो ये भी दूरी कितनी होगी? 3 इकाई होगी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर 51 नंबर का प्रश्न है, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। अब ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 52 लेते हैं। 52 नंबर का प्रश्न है, त्रिभुज पी क्यू आर में, ये देखिए हमने एक त्रिभुज ले लिया पी क्यू और आर में आर बराबर पी है। कोण आर जो है वो वास्तव में कोण पी के बराबर है और क्यू आर 4 सेंटीमीटर है। क्यू और आर के बीच ये देखिए 4 सेंटीमीटर में पी आर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पी आर है 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की लंबाई होगी, पी क्यू वास्तव में यह भी 4 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज हो चुका है। क्यू आर वास्तव में भुजा पी क्यू के बराबर होगी, जो कि 4 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। 53 नंबर का प्रश्न लेते हैं, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। 58 नंबर का प्रश्न लेते हैं, किसी बारंबारता बंटन में 5 सतत वर्ग में से प्रत्येक की चौड़ाई 5 है तथा सबसे छोटे वर्ग की निम्न सीमा 10 है। तो चलिए हम शुरू करते हैं 10 से, और 5 चौड़ाई वाला है तो 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। तो ये हमारे 5 वर्ग हैं जिनकी प्रत्येक की चौड़ाई 5 है। सबसे बड़े वर्ग की ऊपरी सीमा कितनी है? 35 है। सबसे बड़े वर्ग की ऊपरी सीमा यहाँ पर 35 है। 59 नंबर का विकल्प है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान यहाँ पर कितना है? 60 अंश होता है। ये समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, अर्थात तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। 180 के बटे जब हम 3 करेंगे तो प्रत्येक कोण 60 अंश का प्राप्त होगा।